हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो हमारे व्यूवर्स की स्पेशल डिमांड पर प्रिपेयर किया गया है। आगे आने वाले MPCHO एग्ज़ाम यानी मध्य प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए हमारे व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का या फिर वन लाइनर्स का शॉर्ट वीडियो प्रिपेयर करें इस एग्ज़ाम के लिए। उन सभी व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर हम आज का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको MPCHO के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का क्विक रिवीजन देंगे। आज का वीडियो MPCHO एग्ज़ाम के लिए आपके रिवीजन पर्पस के लिए प्रिपेयर किया गया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और एग्ज़ाम में भी आपको इस वीडियो से क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो एवरीवन, लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द MPCHO एग्ज़ाम 2021। Point number 1. Term baby is born between 37 to 42 weeks of gestation. टर्म बेबी का मतलब होता है ऐसा बच्चा जिसका जन्म 37 से 42 वीक की प्रेगनेंसी के बीच हुआ हो। यदि बेबी का जन्म 37 वीक की प्रेगनेंसी से पहले हो तो आप इसे प्रीटर्म बेबी कहेंगे, और यदि 42 वीक्स के बाद हो तो आप इसे पोस्ट टर्म बेबी कहेंगे। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डोज 0.5 ml बाय इंट्रामस्कुलर रूट। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को हम बच्चों में जन्म के समय लगाते हैं। इसकी डोज 0.5 ml होती है और इसे इंट्रामस्कुलर रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 के अंदर आया था। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1958 के अंदर आया था। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पहले सोचा कि मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप को कम किया जाए, इसलिए उन्होंने 1953 के अंदर इसे कंट्रोल करने हेतु प्रोग्राम बनाया। उसके बाद जब ये प्रोग्राम कुछ हद तक सक्सेस रहा तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम मलेरिया को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दें। तब उन्होंने 1958 में नेशनल मलेरिया इरेडिकेटेड प्रोग्राम बनाया, बट अभी तक मलेरिया को कम्प्लीटली हम इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं। ऑब्स्टेट्रिक वर्ड पर हम गौर करेंगे। प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ऑब्स्टेट्रिक का वर्ड का मतलब होता है प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर्स हैं। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ना जाकर ऑब्स्टेट्रिक्स के पास जाती है, ऑब्सगाइनी के पास जाती है। तो याद रखिएगा, प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से संबंधित यदि कभी भी आपको कोई बात करनी है, डिसऑर्डर की बात करनी है, तो आप ऑब्स्टेट्रिशियन से संपर्क करेंगे। गायनेकोलॉजी वर्ड को भी यहाँ देख लेते हैं। नॉन प्रेग्नेंट लेडी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर। जब कोई नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होता है तो इस सिचुएशन में वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगी, बिकॉज इट कम्स अंडर द गायनेकोलॉजी ब्रांच। एक टर्म यूज होती है मिडवाइफरी नर्सिंग। प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग लेबर एंड आफ्टर डिलीवरी। मिडवाइफरी नर्सिंग ऐसी नर्सिंग की ब्रांच है जो कि प्रेग्नेंट लेडी को ड्यूरिंग लेबर और आफ्टर डिलीवरी केयर प्रोवाइड करती है। ऑलवेज बी रिमेंबर। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात हो गई फीमेल्स की, अब मेल्स की भी बात की जाए। यदि हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना है तो इस ब्रांच को हम एंड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। मेल्स में जो पेल्विस पाया जाता है वो होता है एंड्रॉइड टाइप का पेल्विस। फीमेल्स के अंदर जो मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ फीमेल फॉर चाइल्ड बर्थ माना जाता है वो होता है गायनेकॉइड पेल्विस, जिसे आप फीमेल पेल्विस के नाम से भी जानते हैं। इंडिया इज अ फर्स्ट कंट्री दैट स्टार्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एट नेशनल लेवल एंड ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम ऑल्सो। पूरे विश्व में भारत पहला ऐसा देश है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम को नेशनल लेवल पर पूरे देश में शुरू किया या लागू किया।
ट्रैकोमा इज ड्यू टू क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ट्रैकोमा नामक डिजीज क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एपिस्टैक्सिस। यदि किसी पर्सन में नक्सीर आ रही है, नोज ब्लीड हो रही है, तो आप इसे एपिस्टैक्सिस के नाम से जानेंगे। एपिस्टैक्सिस से आजकल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एपिस्टैक्सिस यदि किसी पर्सन में हो रही है तो आप उसे कौन सी पोजीशन देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, एपिस्टैक्सिस वाले पेशेंट को हम आगे की तरफ उसकी गर्दन को झुकाकर उसकी नोज को पिंच करके बैठाएंगे। मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, फीमेल हार्मोन के नाम से हम मोस्टली जानते हैं एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में जैसे ही बनने लगता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का निर्माण होना। स्पर्म निर्माण टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाली प्रक्रिया है और इसमें लगभग 61 दिन का समय लगता है। oogenesis का मतलब होता है ओवम का निर्माण, फीमेल्स में अंडे का निर्माण होना, और एक अंडे के निर्माण में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 14 दिन का समय लगता है। याद रखिएगा, स्पर्म्स के निर्माण में 61 दिन और oogenesis अंडे के निर्माण में 10 से 14 दिन। लेशमानिया डोनोवानी कॉजेस काला अजार डिजीज। काला अजार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। काला अजार डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है लेशमानिया डोनोवानी। Important. Main responsibility of ASHA is making availability of institutional antenatal care and postnatal care and accompanying pregnant women to health care for institutional delivery. जब आप CHO बन जाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाएंगे, तब आपको जो आशा है उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा। आपके अंडर में इनसे काम करवाना होगा। तो याद रखिएगा, इनका जो मुख्य काम होता है वो आशा सहयोगियों का मुख्य कार्य होता है एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करवाना, पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड करना और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को करवाना, लोगों को मोटिवेट करना कि आप प्रसव के लिए हॉस्पिटल आइए। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्यू फीवर इज कॉज्ड बाय कॉक्सिला ब्रूनिटी। Q fever is caused by Coxiella bruneti. Coxiella bruneti. स्पर्म साइज होता है 50 माइक्रोन। स्पर्म का साइज होता है 50 माइक्रोन का। नेक्स्ट पॉइंट है ओवम साइज 130 माइक्रोन। मेल के अंदर स्पर्म्स का साइज था 50 माइक्रोन और फीमेल्स के अंदर ओवम का साइज होता है 130 माइक्रोन। ओवम का साइज मेल की तुलना में लगभग 2.5 गुना होता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ मेल बॉडी इज स्पर्म। मेल्स की बॉडी में सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म। हमारे शरीर में, मेल्स के शरीर में सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है स्पर्म। स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी इज प्लेटलेट्स। और फीमेल्स के शरीर में स्मॉलेस्ट सेल यदि आपसे पूछें तो आपको बताना है प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स। इसका काउंट होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख। नेक्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल बॉडी इज नर्वस सेल। मेल बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल मानी जाती है नर्वस सेल। फीमेल बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल मानी जाती है ओवम, अंडा। फीमेल बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, अंडा, साइज 130 माइक्रोन। डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया डिजीज कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, launched in 2003 to 2004 for the prevention and control of 6 vector borne diseases. नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को 2003 से 2004 के बीच लॉन्च किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य 6 वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को कंट्रोल करना था। चरक इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। इंपॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इंडियन मेडिसिन का फादर किसे कहा जाता है तो आपको बताना है चरक को। नेक्स्ट पॉइंट, मीजल्स वैक्सीन गिवन एट 9 months of age by subcutaneous route and dose is 0.5 ml। मीजल्स डिजीज इंपॉर्टेंट है,
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम्स के लिए इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कॉप्लिक स्पॉट्स किस डिजीज़ में पाए जाते हैं, तो आपको कहना है मीजल्स डिजीज़ में। हमारी जो बकल कैविटी होती है उसमें ये स्पॉट्स पाए जाते हैं। मीजल्स वैक्सीन 9 मंथ की एज पर लगाते हैं, 9 मंथ की उम्र पर यह टीका लगता है और इसे सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। इसकी डोज होती है 0.5 ml। नेक्स्ट आता है सुश्रुता इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। भारत में सर्जरी के जनक किन्हें कहा जाता है, सर्जरी के पिता किन्हें कहा जाता है? सुश्रुता को। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी स्किन, शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी चमड़ी है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? लीवर, यकृत। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लीवर, हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक ऑर्गन और सबसे बड़ी ग्रंथि, दोनों का आंसर आपको लीवर ही बताना है। स्मॉलेस्ट ऑर्गन एंड ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज पीनियल ग्लैंड। आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर का सबसे छोटा ऑर्गन और सबसे छोटी ग्रंथि, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर पीनियल ग्लैंड ही होगा। पीनियल ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। मलेरिया इज स्प्रेड बाय एनाफिलीज मॉस्किटो। ये क्वेश्चंस पहले नर्सिंग एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते थे, पर आजकल ऐसे क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी संभावना है कि आपको इन सब क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मलेरिया इज स्प्रेड बाय एनाफिलीज मॉस्किटो। काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1990 टू 1991। काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम 1990-1991 के बीच शुरू किया गया था। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1955 के अंदर स्टार्ट किया गया था। फाइलेरिया प्रोग्राम को आप थोड़ा स्टार मार्क कर लीजिए। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1955। लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जीवन काल कितने समय का माना जाता है? आपको बताना है 48 से 72 घंटे, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 3 days। यदि किसी फीमेल में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म पहुंच जाए तो वो 72 आवर्स तक वहां जीवित रहता है। यदि इस दौरान ये ओवम से कांटेक्ट में आए तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन ऑफ ओवम। ओवम का जीवन काल 12 से 24 घंटे का होता है। ओवम का जीवन काल 1 दिन का है, जबकि स्पर्म का 1 से 3 दिन का है। रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट। ऑर्गन ऑफ ओव्यूलेशन, ऑर्गन ऑफ ओव्यूलेशन के नाम से हम ओवरी को जानते हैं। ऑर्गन ऑफ फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब। ऑर्गन ऑफ ओव्यूलेशन है ओवरी और ऑर्गन ऑफ फर्टिलाइजेशन है फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का एक साथ जुड़ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड दे फॉर्म जाइगोट। इंपॉर्टेंट। ऑर्गन ऑफ इम्प्लांटेशन, ऑर्गन ऑफ इम्प्लांटेशन यूट्रस को बोलते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो नोन एज वल्वा और pudendum। External genital organs situated outside the body also known as vulva और pudendum। आपसे पूछ लिया जाए वल्वा या पुडेंडम क्या है, तो आप कहेंगे फीमेल्स में शरीर के बाहर पाए जाने वाले जेनाइटल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स फाउंड इन फीमेल बॉडी आर नोन एज वल्वा और पुडेंडम। नेक्स्ट इज जापानीज एन्सेफेलाइटिस, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ग्रुप बी अर्बोवायरस और फ्लेवीवायरस। ग्रुप बी अर्बोवायरस या फिर फ्लेवीवायरस के द्वारा जापानीज एन्सेफेलाइटिस नामक डिजीज होता है। डेंगू फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है अर्बोवायरस। नेक्स्ट इज वेक्टर ऑफ डेंगू। डेंगू का वेक्टर एडीज इजिप्टी को माना जाता है। एडीज इजिप्टी इज अ वेक्टर ऑफ डेंगू। इंपॉर्टेंट। During epidemic, first case come in attention to investigator is known as index case। Important लगा लीजिए आप इसे
किसी भी एपिडेमिक कंडीशन के द्वारा जब कोई डिजीज फैल रहा होता है तो इन्वेस्टिगेटर्स के संपर्क में या फाइंडिंग के दौरान मिलने वाला पहला जो केस होता है उसे हम इंडेक्स केस कहते हैं। किसी भी महामारी के दौरान पहला केस जो मिलता है हमें उसे इंडेक्स केस के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद इसे अपने दोस्तों के साथ उनके व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम आदि ग्रुप्स पर शेयर ज़रूर करें। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इट्स नेम फॉर नर्सेस प्रिपरेशन बिकॉज नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम इस चैनल पर रेगुलर क्वेश्चन एंड आंसर्स के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। और इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि यदि आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो हमारी टीम जल्द से जल्द उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करती है। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग फॉर नर्सेस प्रिपरेशन। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट इज लेंथ ऑफ वेजाइना। वेजाइना की लेंथ एंटीरियरली 7 सेंटीमीटर जबकि पोस्टीरियरली 9 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पीएच ऑफ वेजाइना। वेजाइना की नॉर्मल पीएच जो है 3.8 से 4.5 तक होती है। ये एसिडिक पीएच होती है। वेजाइना की जो पीएच होती है एसिडिक होती है। इम्पॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। अब आइए जानते हैं कि वेजाइना की जो पीएच होती है वो कम होती है यानी एसिडिक होती है, तो इसका कारण क्या है और इससे क्या फ़ायदा है। वेजाइना, द पीएच ऑफ वेजाइना इज एसिडिक फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस स्पीसीज बैक्टीरिया, एग्जाम्पल ड्यूडर्नल बेसिलाई। वेजाइना में प्यूबर्टी से मेनोपॉज के बीच लैक्टोबैसिलस जाति का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ड्यूडर्नल बेसिलाई। वेजाइना में ड्यूडर्नल बेसिलाई नामक बैक्टीरिया की मौजूदगी के कारण जो वेजाइना की पीएच है वो एसिडिक होती है। अब ये बैक्टीरिया ऐसा क्या करता है कि वेजाइना की पीएच एसिडिक हो जाती है। ड्यूडर्नल बेसिलाई कन्वर्ट ग्लाइकोजन इन वेजाइनल सेल्स इनटू लैक्टिक एसिड। अब ये जो ड्यूडर्नल बेसिलाई है ये वेजाइनल सेल्स में मौजूद ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। हमारे शरीर में जब कभी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको बॉडी ग्लूकोज फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाती, तो हमारा लीवर उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके स्टोर करता है। और ये जो ड्यूडर्नल बेसिलाई है वेजाइनल सेल्स में मौजूद ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और इस लैक्टिक एसिड के कारण वेजाइना की जो पीएच होती है 3.8 से 4.5 के बीच होती है। अब इस पीएच का होने का फ़ायदा क्या है। वेजाइना की पीएच यदि एसिडिक है तो हम सभी जानते हैं कि एसिडिक मीडियम में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया जो कि रोग पैदा कर सकते हैं उनकी ग्रोथ लगभग नहीं हो पाती। सो इस वजह से वेजाइना की पीएच एसिडिक होती है। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो फीमेल मेल्स की तुलना में फीमेल को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो फीमेल्स के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट की लेंथ है वो मेल्स की तुलना में कम होती है। सो इस वजह से फीमेल्स आर more prone to get urinary tract infection as compared to the males. Next point, bacilli bacteria rod shape. Next point, mumps disease is caused by myxovirus parotiditis. mumps का causative organism है myxovirus parotiditis. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिकन पॉक्स डिजीज से। चिकन पॉक्स जो डिजीज़ होता है उसमें प्लीमॉर्फिक टाइप ऑफ रैशेस पाए जाते हैं। चिकन पॉक्स डिजीज़ में जो स्किन पर दाने होते हैं वो प्लीमॉर्फिक होते हैं। प्लीमॉर्फिक का मतलब होता है रैशेस की या दानों की अलग अलग स्टेजेस का एक साथ एक समय पर एक स्थान पर मौजूद होना। मैक्यूल, पैप्यूल, क्रस्ट
ये सभी अलग अलग प्रकार के दाने एक ही समय पर एक ही स्थान में मौजूद होते हैं, तो इसे प्लियोमॉर्फिक टाइप ऑफ रैशेस कहते हैं और ये इसका इम्पॉर्टेंट साइन है चिकन पॉक्स का। नेक्स्ट पॉइंट, डायबिटीज मेलाइटस स्क्रीनिंग टेस्ट डन ड्यूरिंग द 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में डायबिटीज मेलाइटिस यदि किसी पेशेंट में आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसे बेस्ट टाइम होता है चेक करने का 24 से 28 वीक्स की प्रेगनेंसी पर। चिकनगुनिया ग्रुप ए अल्फा वायरसेस वेक्टर एडिस इजिप्टी। चिकन पॉक्स डिजीज जो है ग्रुप ए अल्फा वायरस के कारण होता है और इनके वेक्टर के रूप में हम एडिस इजिप्टी को जानते हैं। पर्टुसिस डिजीज कॉज्ड बाय बोर्सेला पर्टुसिस। पर्टुसिस डिजीज का कारण है बोर्सेला पर्टुसिस। यूट्रस इज अ पायरिफॉर्म शेप। यूट्रस पायरिफॉर्म यानी नाशपाती के आकार का स्ट्रक्चर होता है। इसका मेजरमेंट की बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ और 5 सेंटीमीटर इन वाइड एंड 1.25 to 2.5 सेंटीमीटर इन थिकनेस होता है। यूट्रस जो होता है एक नाशपाती पियर फॉर्म की स्ट्रक्चर होती है जिसकी लंबाई नॉर्मली 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस या मोटाई 1.25 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच होती है। एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन 60 ग्राम के आसपास माना जाता है और प्रेग्नेंट वुमेन का जब प्रेगनेंसी टर्म पीरियड पर यदि यूट्रस का वेट किया जाए तो लगभग 900 से 1000 ग्राम के आसपास होता है। टर्म प्रेगनेंसी पर यूट्रस का वजन लगभग 900 से 1000 के आसपास होता है। यूट्रस से पूछे जाने वाले एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लेयर्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस में टोटल 3 लेयर्स पाई जाती हैं, 3 भित्तियां मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे आप कहते हैं पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे आप नाम देते हैं पेरीमेट्रियम और जो बीच वाली लेयर होती है जो कि मिडिल मस्कुलर लेयर होती है, मोस्ट पावरफुल मोस्ट एक्टिव लेयर होती है, उसे आप कहते हैं मायोमेट्रियम। उसे आप क्या कहेंगे? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इज अ मिडिल मस्कुलर लेयर फाउंड इन द यूट्रस। और सबसे अंदर वाली लेयर जो कि एंडोमेट्रियम के नाम से जानी जाती है और मेंस्ट्रुअल पीरियड में इसका रोल बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ मेडिसिन आप किसे कहेंगे? हिप्पोक्रेट्स को। नेक्स्ट आता है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम NLCP। ये 1995 में शुरू किया था और इस प्रोग्राम के तहत ही डेप्सोन नामक ड्रग का इस्तेमाल किया गया था। डेप्सोन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव ड्रग है अगेंस्ट द लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। 1983 नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एज नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। 1995 में जब लेप्रोसी के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने इस डिजीज़ को प्रिवेंट करने की सोची तो उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसका नाम था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955। और वर्ष 1983 में सरकार ने कहा कि अब हमने जो प्लान बनाया था वो धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है, तो क्यों ना हम कोशिश करके लेप्रोसी नामक डिजीज़ को इंडिया से कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दें, ख़त्म कर दें। तो उन्होंने नया प्रोग्राम लॉन्च किया या इसी प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया। इसे फिर नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम की जगह हमने नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के नाम से जानने लगे। बेस्ट इंडिकेटर टू असेस MCH सर्विसेज इज MMR। MCH यानी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को असेस करने का सबसे अच्छा इंडिकेटर या टूल होता है MMR, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट है क्यूलेक्स मॉस्किटो स्प्रेड्स बैंक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस, जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड वायरल आर्थराइटिस। जो क्यूलेक्स नामक मॉस्किटो है उसके द्वारा बैंक्रॉफ्टियन फाइलेरिया,
जापानीज एन्सेफेलाइटिस और वायरल अर्थराइटिस, ये 3 रोग फैलाए जाते हैं क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा। हम सिंपली कहें तो फाइलेरिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और वायरल अर्थराइटिस फैलाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम बाय ऑक्सीटॉसिन हार्मोन। यूट्रस की मिडिल मस्कुलर लेयर यानी मायोमेट्रियम के अंदर डिलीवरी के दौरान कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और इन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण बेबी बाहर आता है, डिलीवर होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शंस किसकी वजह से होते हैं, तो आपको कहना है ऑक्सीटॉसिन हार्मोन के कारण कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस में। अब इस हार्मोन के बारे में कुछ और पॉइंट्स को जान लेते हैं। CHO एग्ज़ाम के लिए ऑक्सीटॉसिन हार्मोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन को आप पिटोसिन के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीटॉसिन हार्मोन को आप लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट होता है और हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रीट होने के बाद इसका स्टोरेज और रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऑक्सीटॉसिन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रीट होता है, किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है, तो आपको कहना है ऑक्सीटॉसिन का निर्माण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, लेकिन इसका स्टोरेज और रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस की पोजीशन एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्स्ड होती है। एंटी वर्टेक्स 90 डिग्री का एंगल होता है। एंगल ऑफ सर्विक्स विथ वेजाइना, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये होता है एंटी फ्लेक्शन 120 डिग्री का। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम NTP 1967 में लॉन्च किया गया था और इसमें हमने मुख्य रूप से एक्सरे पर काफ़ी फोकस किया था डायग्नोसिस के लिए। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम 1962 में लॉन्च किया था और इस प्लान की खासियत थी कि डायग्नोसिस पर्पस के लिए हमने एक्सरे पर ज़्यादा फोकस किया था। इम्पॉर्टेंट, इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, जो कि 1992 में बना और 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंदर हमने क्या किया, स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी और डॉट्स स्ट्रेटजी को अपनाया था। शुरुआत में 1962 के अंदर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया था, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम आया था, जिसमें हमने एक्सरे पर विशेष जोर दिया था। उसके बाद वर्ष 1993 के अंदर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम को हमने रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में बदल दिया और इस प्रोग्राम के तहत स्पूटम स्पीयर माइक्रोस्कोपी और डॉट्स स्ट्रेटजी को अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन PPI प्रोग्राम। ये प्रोग्राम भारत में 1995 से 1956 के बीच लॉन्च किया गया था। इसका पहला राउंड जो है 9 दिसंबर 1995 और 20 जनवरी 1996 को लॉन्च किया गया था। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन 28 दिन की मानी जाती है। जब किसी फीमेल के अंदर पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो इसे हम मेनार्की कहते हैं। मेनार्की इज अ स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 20 से 80 ml और एवरेज बात की जाए तो 35 ml ब्लड लॉस होता है। किसी भी फीमेल के अंदर नॉर्मली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है 35 ml के आसपास होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया रिपोर्टेड इट्स लास्ट केस ऑन पोलियो 13 जनवरी 2011। भारत में पोलियो का आखिरी केस 13 जनवरी 2011 को पाया गया था। 13 जनवरी 2011 को भारत में आखिरी पोलियो केस पाया गया था। साउथ ईस्ट एशिया रीजन SEAR of WHO has been certified polio free on 27 March 2014। भारत में पोलियो का आखिरी केस 13 जनवरी 2011 को रिपोर्ट हुआ
और साउथ ईस्ट एशियन रीजन SER जो कि WHO का पार्ट है, उसने भारत को 27 मार्च 2014 के दिन पोलियो फ्री घोषित कर दिया था। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। लेप्रोसी को आप हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। टिटनस नियोनेट्रम इज ऑल्सो नोन एज 8th डे डिजीज। ये नया क्वेश्चन है, हो सकता है आपको इस एग्जाम में देखने को मिले। टिटनस नियोनेट्रम को हम 8th डे डिजीज के नाम से जानते हैं, 8th डे डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम NGCP लॉन्च हुआ था 1962 में। इट वॉज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब है इसका पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही थी। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP वॉज लॉन्च्ड इन 1992। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में लॉन्च हुआ था। फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फेक्शन प्रोटेक्शन इज स्किन। स्किन हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ इन्फेक्शन प्रोटेक्शन मानी जाती है। हमारे शरीर में ये एक बैरियर की तरह काम करती है जो कि इन्फेक्शन कॉज करने वाले पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शरीर के अंदर एंटर होने से रोकती है। फ्रेंड्स, very important point for this MPCHO exam 2021. Let's discuss. Most important cause of early neonatal mortality is prematurity. सबसे पहले तो अर्ली नियोनेटल मॉर्टिलिटी या अर्ली नियोनेटल पीरियड क्या होता है? जन्म के बाद 0 से 7 दिन का समय जो होता है वो कहलाता है आपके अर्ली नियोनेटल पीरियड। इस दौरान बच्चों की यदि मृत्यु होती है, मॉर्टिलिटी होती है, तो इसका सबसे ज़्यादा कारण माना जाता है प्रीमैच्योरिटी। प्रीमैच्योरिटी, जन्म के बाद 7 दिन तक बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण प्रीमैच्योरिटी माना जाता है। अब सेकंड टर्म आती है लेट नियोनेटल पीरियड। लेट नियोनेटल पीरियड होता है 7 दिन से या यूं कहें 8 दिन से लेकर 28 दिन का समय। जन्म के 8वें दिन से लेकर 28वें दिन तक का समय लेट नियोनेटल पीरियड कहलाता है। और इस दौरान बच्चों में मृत्यु का जो सबसे बड़ा कारण है वो है सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है ब्लड इन्फेक्शन। बच्चों में इस दौरान ब्लड इन्फेक्शन होता है जो कि उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि किसी फीमेल में, महिला में वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो उसमें लगभग 500 ml ब्लड लॉस होगा। यदि किसी फीमेल में डिलीवरी बाय सिजेरियन मेथड हुआ है तो 1 लीटर के आसपास ब्लड लॉस होना चाहिए। आधा लीटर वेजाइनल डिलीवरी में ब्लड लॉस होगा, 1 लीटर सिजेरियन सेक्शन में ब्लड लॉस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष, और वी कैन से व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आयुष। आयुष के अंतर्गत हम आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को इंक्लूड करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड्स फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू स्टैंड्स फॉर यूनानी, एस स्टैंड्स फॉर सिद्धा एंड एच स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी। फ्रेंड्स, एड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एड्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया में 1986 में एड्स का पहला केस मिला था और 1987 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नैको की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। नैको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ष 2004 के अंदर एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट शुरू किया गया था। भारत में वर्ष 2004 में एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद
3 से 5% बोन मास डिक्रीज हो जाता है। फीमेल्स में जैसे ही मेनोपॉज हुआ, मेनोपॉज होने के बाद उनकी जो बोन मास है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5% कम हो जाता है। इसको आप सिंपली समझें तो बोन मास का कम होने का मतलब है फीमेल्स के अंदर फ्रैक्चर होने की संभावना इंक्रीज हो जाती है। एज रिलेटेड बोन डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस। एज रिलेटेड बोन डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज के अंदर जो बोन होती है, हड्डी होती है, उस हड्डी के अंदर पोर्स का निर्माण हो जाता है, छेद बन जाते हैं, वो भंगुर हो जाती है, यानी थोड़ा सा भी चोट लगने पर टूट जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज रिकेट्स डिजीज। बच्चों में यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो इसकी वजह से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। यदि अडल्ट पर्सन्स के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो ऑस्टियोमलेशिया नामक डिजीज होता है। बच्चों में विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होगा और बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया होगा। नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म इज 500 ग्राम्स। प्लेसेंटा का टर्म प्रेगनेंसी पर नॉर्मल वेट अप्रॉक्सीमेटली 500 ग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर टेटनस एंड एंथ्रैक्स सॉइल एक्ट एज अ रिजर्वर। टिटनस डिजीज और एंथ्रैक्स डिजीज के लिए मिट्टी या सॉइल जो है वो रिजर्वर के रूप में होती है। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस लॉन्च्ड इन द ईयर 1976। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस लॉन्च किया गया था वर्ष 1976 में, 1976 में। 25 अगस्त टू 8 सितंबर एवरी ईयर टू प्रमोट आई डोनेशन और आई बैंकिंग। 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक का समय प्रतिवर्ष आई डोनेशन या आई बैंकिंग को प्रेरित करने हेतु मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में इसे पूछा गया है। In 1974, WHO launched the Expanded Program on Immunization. EPI कब लॉन्च हुआ? EPI का मतलब है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, और ये ईयर 1974 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है? तो आप बताएंगे 8.4 से 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल कैल्शियम लेवल माना जाता है। सेकेंड लेवल ऑफ इन्फेक्शन प्रोटेक्शन। सेकेंड लेवल ऑफ इन्फेक्शन प्रोटेक्शन किसे मानते हैं? फर्स्ट लेवल हमने पढ़ा था, इन्फेक्शन प्रोटेक्शन का फर्स्ट लेवल है स्किन, और सेकेंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है WBC। WBC के 3 स्पेशल टाइप्स को वैसे बेसिकली माना जाता है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स को। तो सिंपली आप याद रखिएगा, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन में फर्स्ट लेवल पे तो आपका स्किन है और सेकंड लेवल पर आता है आपका WBC, वाइट ब्लड कार्पसेल्स। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो UIP वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1985, 1985 में। कॉप्लिक स्पोर्ट्स आर सीन इन मीजल्स डिजीज। इंपॉर्टेंट है, कॉप्लिक स्पोर्ट्स किस डिजीज में देखने को मिलते हैं? तो आप कहेंगे मीजल्स डिजीज में। नेक्स्ट पॉइंट है, रूबेला इज कॉज्ड बाय टोगा वायरस। रूबेला का यदि आपसे कॉज पूछे तो आप कहेंगे टोगा वायरस। मिशन इंद्रधनुष ऑन 25 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष जो था वो 25 दिसंबर वर्ष 2014 को लॉन्च किया गया था। CSSM started in 1992 to deliver MCH service, safe pregnancy, safe childbirth, immunization merged in RCH in 1997. सेफ प्रेगनेंसी, सेफ चाइल्ड बर्थ और इम्यूनाइजेशन, इसे RCH में वर्ष 1997 में इंक्लूड कर लिया गया था। कैटरैक्ट इज अ मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। भारत में कैटरैक्ट मुख्य ब्लाइंडनेस का कारण है।
कॉलेरा कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरा। कॉलेरा का मतलब होता है हैजा। हैजा का कारण है विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया। हाइपरटेंशन इज अ मोस्ट कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा रोग है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, बढ़ा हुआ बीपी देखने को मिलता है। वंदे मातरम स्कीम इज वॉलंटरी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग सेफ मदरहुड सर्विसेज started on 9 February 2004। वंदे मातरम स्कीम 9 फरवरी वर्ष 2004 को लॉन्च की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था सेफ मदरहुड सर्विसेज प्रोवाइड करना। वेजिनाइटिस शब्द का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना। वेजाइना में इन्फ्लामेशन या सूजन का आना वेजिनाइटिस कहलाता है। याद रखिएगा, किसी भी वर्ड के पीछे सुफिक्स ITIS यदि लग जाए तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अब वेजिनाइटिस के कॉज की बात कर लेते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना ड्यू टू फंगस कैंडिडा ऑल्बिकन्स। वेजिनाइटिस डिजीज का जो कॉज आपसे पूछे यदि, तो आप कह सकते हैं कैंडिडा एल्बिकन्स के द्वारा इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना या वेजिनाइटिस कॉज की जाती है। Oral thrush in children can also be caused by the Candida albicans। Candida albicans के द्वारा बच्चों में oral thrush cause की जा सकती है। NRHM launched on 5 April 2005। NRHM National Rural Health Mission वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कब लॉन्च हुआ था NRHM, तो आप बताएंगे 5 अप्रैल वर्ष 2005 को। नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड 1 मई 2013। NHM भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कब लॉन्च हुआ था? 1 मई वर्ष 2013 को। और इसके दो सब मिशंस थे, NRHM और NUHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अ वैक्सीन कैरियर कंटेन 16 to 20 वाइल्स। इसको आप जरूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। A vaccine carrier contains 16 to 20 वैक्सीन वाइल्स। एक वैक्सीन कैरियर के अंदर 16 से 20 वैक्सीन वाइल्स होती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन is an anti-tubercle drug that cannot given during pregnancy because it can cross placenta and harm the baby। स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग है, जिसे आप प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज ये ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को नुकसान पहुंचा सकती है। सो नेवर गिव दिस स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग टू अ प्रेग्नेंट लेडी। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ ऑटोटॉक्सिक ड्रग दैट डैमेजेस 8th cranial nerve दैट इज द वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर। स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग के द्वारा हमारी 8th cranial nerve वेस्टिब्यूलोकोक्लार जिसे हम कहते हैं उसे डैमेज किया जा सकता है, और इस वजह से ही हम इसे ऑटोटॉक्सिक मानते हैं। ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारी ऑडिटरी फंक्शंस को प्रभावित करती हों। नेक्स्ट पॉइंट है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज गिवन बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर के द्वारा जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आशा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट रिक्रूटेड अंडर NRHM। आशा का अपॉइंटमेंट NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत होता है और इन्हें विलेज लेवल पर पोस्टिंग दी जाती है। इनके द्वारा 1000 पॉपुलेशन को संभाला जाता है। सिंपली कहें, एक आशा जो होती है लगभग एक गांव या 1000 की पॉपुलेशन को देखती है, संभालती है। यदि कोई पर्सन आशा के रूप में कार्य करना चाहता है तो उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको क्लास 10 पास होनी चाहिए, यानी क्लास 10 पास होनी चाहिए, और उसकी एज 25 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। और प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाती है जो उसी लोकल एरिया से बिलोंग करते हों।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ऑन 1 जून। JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून वर्ष 2011 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। कंप्लीटली फ्री एंड कैशलेस सर्विस टू प्रेग्नेंट वुमेन इंक्लूडिंग नॉर्मल डिलीवरीज एंड सिजेरियन ऑपरेशंस and risk newborns up to 30 days after birth in government health institutions। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस यानी सरकारी अस्पतालों में मदर को बिल्कुल बिना किसी पैसे के, प्रेग्नेंट वुमेन को बिना किसी पैसे के नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी और 1 महीने तक न्यूबॉर्न बेबी की देखभाल को बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड करवाया जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, ज्वाइन करें। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर हम एक्टिव हैं और रेगुलर MCQs पोस्ट भी करते रहते हैं। इस वीडियो की PDF को आप इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद नेक्स्ट डे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी NACO। NACO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ग्रास रूट लेवल वर्कर्स इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आर आंगनवाड़ी वर्कर्स, ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स एंड एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में कौन कौन माने जाते हैं तो आप कहेंगे आंगनवाड़ी वर्कर, ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट और एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा। ये तीनों ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स माने जाते हैं। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स इन इंडिया इज ट्यूबरक्लोसिस। एड्स डिजीज में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भारत में ट्यूबरक्लोसिस या TB को मानते हैं। ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है और इस डिजीज़ के अंदर पर्सन का रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब है मौका मिलने पर बीमार करना। एड्स डिजीज़ के अंदर पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की कम हो जाती है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर शरीर में दूसरे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी दौरान भारत के लोगों को ट्यूबरक्लोसिस नामक डिजीज़ मुख्य रूप से परेशान करती है। मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड बाय निजेरिया मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है निजेरिया मेनिंजाइटिस। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है RMNCH+A स्ट्रेटजी। अदर स्टेट CHO एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आई होप MP CHO में भी आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये RMNCH+A स्ट्रेटजी क्या है। R स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्टिव, M स्टैंड्स फॉर मैटरनल, N स्टैंड्स फॉर न्यूबॉर्न, C स्टैंड्स फॉर चाइल्ड एंड A स्टैंड्स फॉर एडोलेसेंट। इस कंप्लीट वर्ड पे आप गौर करिए। रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न और चाइल्ड। शुरुआत में इन 4 लोगों की हेल्थ का ख्याल RMNCH के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन इसमें अब +A कर दिया गया है। +A का मतलब है इस योजना के तहत अब एडोलेसेंट्स का भी ख्याल रखा जाएगा। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम क्या क्या इसमें इंक्लूड करते हैं, स्पेसिंग मेथड और प्रेगनेंसी किट। मैटरनल हेल्थ के अंदर हम क्या ध्यान रखते हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड हाई रिस्क केसेस। हम जो हाई रिस्क केसेस हैं उनका अर्ली डिटेक्शन करते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। न्यूबॉर्न हेल्थ के अंदर हम इसके अंतर्गत ब्रेस्ट फीडिंग, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर को इंक्लूड करते हैं, प्रमोट करवाते हैं। चाइल्ड हेल्थ के अंदर हम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स, ORS और जिंक के इस्तेमाल को इंक्लूड करते हैं
और एडोलेसेंट हेल्थ के अंदर वीकली आयरन, फॉलिक एसिड, मेंस्ट्रुअल हाइजीन आदि की जानकारी देते हैं या फिर इसके बारे में बताया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं IMNCI की। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। IMNC स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। इस IMNCI योजना के तहत 2 महीने से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को फ़ायदा मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि IMNCI के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले आयु वर्ग को बताइए, तो आप कहेंगे 2 महीने से 5 साल तक के बच्चे। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों से पर्सन को बेनिफिट या बच्चों को बेनिफिट दिया जाता है? डायरिया, मीजल्स, निमोनिया, मलेरिया, सीवियर माल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। IMNCI के अंतर्गत डायरिया, मीजल्स, निमोनिया, मलेरिया, सीवियर माल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग प्रोवाइड करने के बाद जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उससे भी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 3 कलर कोडिंग्स होती हैं जिसके अनुसार हम बच्चे को कलर कोड्स देते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि बच्चे को पिंक कलर कोड दिया गया है तो इसका मतलब है प्री रेफरल ट्रीटमेंट करें और रेगुलर रेफर अर्जेंटली टू हॉस्पिटल। यदि बच्चा पिंक कलर कोड का है यानी कि बच्चे को तुरंत प्री रेफरल ट्रीटमेंट दीजिए और उसे हायर सेंटर पर रेफर करिए अर्जेंटली। यदि बच्चे को येलो कलर कोड दिया जाता है तो इसका मतलब है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एट PSC, बच्चे को PSC में ट्रीटमेंट हेतु भेजना। और यदि ग्रीन कलर दिया जाता है, ग्रीन कलर कोड दिया जाता है तो इसका मतलब होता है होम बेस्ड मैनेजमेंट, बच्चे को किसी भी रेफरल सर्विस देने की आवश्यकता नहीं है, उसे होम बेस्ड ट्रीटमेंट के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस में कलर कोडिंग दी जाती है। पिंक, येलो, ग्रीन 3 कलर कोड्स इस्तेमाल करते हैं। पिंक वाला बच्चा गंभीर स्थिति में होता है, येलो वाला मॉडरेट और ग्रीन वाले बच्चे को किसी भी प्रकार के एडिशनल मेडिकल हेल्प की आवश्यकता नहीं होती। होम बेस्ड मैनेजमेंट इज सफिशिएंट फॉर द चाइल्ड्स हु कम्स अंडर दिस कलर कोडिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेप्रोसी डिजीज इज ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। कुष्ठ रोग का कारण है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। आंगनवाड़ी वर्कर्स आर नोन एज द हार्ट ऑफ ICDS। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS का हार्ट किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स को। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं हार्ट ऑफ ICDS कहलाती हैं। एड्स causative organism is HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV एड्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। अब बात करते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ कैल्शियम की। प्रतिदिन कितना कैल्शियम हमें एक अडल्ट पर्सन को नॉर्मली लेना चाहिए? तो आप बताएंगे 600 से 800 mg पर डे। एक नॉर्मल अडल्ट व्यक्ति को 600 से 800 mg प्रतिदिन कैल्शियम लेना ही चाहिए। अब बात करते हैं मेनोपॉजल वुमेन्स की, तो उन्हें प्रतिदिन 1200 से 1500 mg कैल्शियम लेना चाहिए प्रतिदिन। मिल्क इज बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। जो मिल्क है, दूध है, वो कैल्शियम का गुड सोर्स माना जाता है। और मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन, लेकिन मिल्क में आयरन नहीं पाया जाता, सो इट इज नोन एज पुअर सोर्स ऑफ आयरन। मिल्क इज लैकिंग इन विटामिन सी। मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी इज अ रिमूवल ऑफ यूट्रस थ्रू द एब्डोमिनल। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है यूट्रस को रिमूव करना, और एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें यूट्रस को, गर्भाशय को एब्डोमेन के रास्ते बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड 1961 और स्कूल लंच प्रोग्राम।
मिड डे मील प्रोग्राम वर्ष 1961 में शुरू किया गया था। उसे हम उस समय स्कूल लंच प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। मिड डे मील स्कीम MDMS, मिड डे मील स्कीम, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, लॉन्च्ड इन 1995। अब देखिए, मिड डे मील स्कीम ये लॉन्च की गई थी 1995 में और मिड डे मील प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1961 के अंदर। MDMS प्रोग्राम का उद्देश्य था न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मेन ऑब्जेक्टिव, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बाय इंक्रीजिंग एनरोलमेंट, रिटेंशन, अटेंडेंस एंड साइमल्टेनियसली इम्पैक्टिंग ऑन न्यूट्रिशन ऑफ स्टूडेंट इन प्राइमरी क्लासेस। पूरी दुनिया में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी या सभी का हक मान लिया गया था, तो बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिलाने के लिए, स्कूल में उनका नामांकन बढ़ाने के लिए, बच्चे स्कूल में आए और रहें, उनकी अटेंडेंस बढ़े, नॉलेज गेन करें और वहीं से उसे न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी मिले, ये इसका मुख्य उद्देश्य था मिड डे मील स्कीम का। मिड डे मील शुड सप्लाई 1/3 ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड 1/2 ऑफ द टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट। अब मिड डे मील जो योजना थी, मिड डे मील का मुख्य उद्देश्य था बच्चों की टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का एक हिस्सा, 1/3 हिस्सा जो है उसे स्कूल से मिल जाए और प्रोटीन रिक्वायरमेंट का, प्रतिदिन प्रोटीन रिक्वायरमेंट का 1/2 भाग स्कूल से मिल जाए। एनर्जी रिक्वायरमेंट का 1/3 हिस्सा और प्रोटीन रिक्वायरमेंट का 1/2 हिस्सा उन्हें मिड डे मील से प्रोवाइड करने का उद्देश्य था गवर्नमेंट का। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम वर्ष 1970 में स्टार्ट किया गया था। सिफिलिस इज ड्यू टू ट्रेपोनीमा पैलिडियम। सिफिलिस डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रिपोनीमा पॉलिडियम। ये प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, सो रिमेंबर दिस। VDRL टेस्ट, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिफिलिस एंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सिफिलिस। अब हम बात करते हैं VDRL क्या है। VDRL एक टेस्ट है जिसका पूरा नाम होता है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट और इसका इस्तेमाल सिफिलिस डिजीज को पता करने में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विडॉल टेस्ट की। विडॉल टेस्ट जो है एंट्रिक फीवर या टाइफाइड डिजीज के डायग्नोसिस में किया जाता है। एलाइजा टेस्ट, यानी एलाइजा का पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस टेस्ट की मदद से हम HIV को डिटेक्ट करते हैं और वी कैन से कि HIV स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में हम किस टेस्ट का उपयोग करते हैं, तो हम बताएंगे एलाइजा टेस्ट का। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV इज वेस्टर्न ब्लॉट। HIV का कन्फर्मेटरी टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। मेनार्की जो है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट जो है फीमेल्स के अंदर 15 ईयर पर माना जाता है और मेनोपॉज यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर्स पर माना जाता है और 15 से 45 साल के बीच की उम्र को रिप्रोडक्टिव एज के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है 70 to 110 mg/dl। 70 से 110 mg/dl नॉर्मल शुगर लेवल माना जाता है। किसी भी पर्सन की ब्लड शुगर टेस्ट कराएं तो आप ये याद रखें उसका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो है 70 से 110 के बीच होगा। फुल फॉर्म ऑफ आशा, इसे हम बात कर चुके हैं, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। गोनोरिया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज निजेरिया गोनेरी। गोनेरिया डिजीज का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है निजेरिया गोनेरी। इंपॉर्टेंट है, इसे भी पूछा जा सकता है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ESI एक्ट वर्ष 1948 में आया था, 1948 में। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज सिस्टम। ये 3 टायर्स में पाया जाता है, 3 लेवल्स में पाया जाता है। पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल और जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल।
आपको इन चीज़ों का आइडिया होना बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने वाले हैं। पंचायत राज सिस्टम 3 टायर सिस्टम होता है। गांव के लेवल पर, विलेज लेवल पर पंचायत होती हैं, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होती हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 22 जुलाई 1946 को फॉर्म हुआ था। फास्टिंग ब्लड शुगर FPS की हमने बात कर ली थी। 70 से 110 mg/dl इसका नॉर्मल लेवल होता है। यदि पर्सन के अंदर शुगर लेवल 126 mg/dl से ज़्यादा हो जाए तो आप उसे कह देना कि डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसी कंडीशन आप में है या डेवलप हो रही है। नॉर्मल होता है 70 से 110, 126 से ऊपर है तो पर्सन मे हैव डायबिटीज़ मेलाइटिस। नेक्स्ट टर्म आती है एजोटीमिया। इसका मतलब होता है इंक्रीज नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ब्लड। यदि किसी पर्सन के अंदर ब्लड में नाइट्रोजिनस वेस्ट की लेवल बढ़ जाए तो उस कंडीशन को आप एजोटीमिया के नाम से जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब को हम साल्पिंजेस, ओविडक्ट, यूट्राइन ट्यूब्स आदि नाम से भी जानते हैं। और यदि फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन आ जाए तो इस कंडीशन को हम साल्पिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। यदि किसी कारणवश हमें फैलोपियन ट्यूब्स को रिमूव करना है सर्जरी करके तो इस प्रोसीजर को साल्पिंजेक्टोमी के नाम से जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब की नॉर्मल लंबाई होती है लगभग 10 सेंटीमीटर या 4 इंचेस। नेक्स्ट पॉइंट इज एंटअमोइबा हिस्टोलाइटिका कॉजेस अमोइबियासिस। अमोइबियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एंटअमोइबा हिस्टोलाइटिका। Oral contraceptive pills most accurately started on the first day of menstruation। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHO एग्ज़ाम के अलावा ESIC एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना काफ़ी है। सो ऑलवेज रिमेंबर, यदि कोई पर्सन या फीमेल आपसे पूछे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स OCP मैं कब लेना शुरू करूं, तो आप उसे बताइएगा कि जब उसका पीरियड शुरू हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो, तो उसके फर्स्ट डे को फर्स्ट OCP टैबलेट आप लीजिए और इसी शेड्यूल को फॉलो कीजिए, ये बेस्ट है। लिम्फेटिक फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी लिम्फेटिक फाइलेरिया को कॉज करता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड्स फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड ये 11 दिसंबर वर्ष 1946 को फॉर्म हुआ था। फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ रही है, सो लेट्स हैव अ क्विक एंड फास्ट रिवीजन। UNDP stands for United Nations Development Program. It was founded in 1965. FAO का पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ष 1945 में पाया गया था या बनाया गया था। ILO का पूरा नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसे वर्ष 1919 में शुरू किया गया था। इंटरनेशनल रेड क्रॉस 1863 इम्पॉर्टेंट है। 30 जनवरी को हम एंटी लेप्रोसी डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। एंटी लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड ऑन 30 जनवरी। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 4 फरवरी को। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 2nd वेडनेसडे ऑफ मार्च। मार्च का दूसरा बुधवार नो स्मोकिंग डे के नाम से मनाया जाता है। 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी एक पेयर्ड ऑर्गन है, यानी संख्या में 2 होता है। ओवरी ओवल इन शेप एंड पिंकिश ग्रे इन कलर। फीमेल्स में जो ओवरी पाई जाती है वो ओवल अंडे के आकार की होती है और ये अपीयरेंस में पिंकिश ग्रे कलर की होती है। ओवरी के मेजरमेंट की बात करें तो ओवरी 3 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर लगभग मोटाई में होती है। ओवरी का वजन 2 से 3 ग्राम होता है।
ओवरी का प्राइमरी फंक्शन है अंडे का निर्माण, ओवम फॉर्मेशन, और ओवरी का सेकेंडरी फंक्शन हम जानना चाहें तो वो होता है हॉर्मोन्स को रिलीज करना। ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मुख्य रूप से स्रावित करे जाने वाले हॉर्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन कम मात्रा में सिक्रीट करती हैं ओवरीज, जबकि प्रोजेस्टेरोन लार्ज क्वांटिटी में सिक्रीट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 मार्च को हम वर्ल्ड डिसेबल्ड डे के रूप में मनाते हैं। 24 मार्च को एंटी टीबी डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। होमोलोगस विथ स्क्रोटम कवरिंग द टेस्टिस। फीमेल्स में जो लेबिया मेजोरा पाई जाती है वो मेल्स में पाए जाने वाले स्क्रोटम के होमोलोगस होती है, सिमिलर होती है। होमोलोगस का मतलब होता है ऐसी स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रक्चरली तो किसी और ऑर्गन्स से सिमिलर है बट उसके फंक्शंस डिफरेंट है। होमोलोगस इज अ कंडीशन इन विच अ ऑर्गन सेम इन स्ट्रक्चर बट फंक्शन डिफरेंटली। और इसके ऑपोजिट यदि बात करें तो एनालॉगस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किन्हीं दो ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो लेकिन उनके फंक्शंस जो हैं वो सेम होंगे। एनालॉगस इज अ थिंग और ऑर्गन इन विच स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट बट फंक्शनली दे हैव सिमिलैरिटी। क्लाइटोरिस की बात करें तो ये इसका एग्जाम्पल है और क्लाइटोरिस की लेंथ होती है 2 से 2.5 and it is similar to the male penis. Now let's talk about the next point, that is 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम प्रतिवर्ष डॉक्टर डे के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है 28 सितंबर को हम वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। 1 अक्टूबर को हम नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। 2nd वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे। 10th October is celebrated as World Mental Health Day. 24th October is United Nations Day or UN Day. 10th November is celebrated as Universal Immunization Day. 14th November celebrated as World Diabetes Day. Now let's talk about the puberty. According to Tanner and Marshall, 5 stages of puberty present. प्यूबर्टी का मतलब होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रेजेंट होना। टैनर और मार्शल के द्वारा प्यूबर्टी की कुल 5 स्टेजेस बताई गई थी फीमेल्स के अंदर। फर्स्ट होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उसे हम थैलार्की के नाम से जानते हैं। फीमेल्स के अंदर जब भी प्रेगनेंसी की शुरुआत होगी उनके ब्रेस्ट बर्ड्स सबसे पहले डेवलप होंगे और इन ब्रेस्ट बर्ड्स का डेवलपमेंट थैलार्की कहलाता है। सेकंड में डेवलपमेंट होता है एक्सिलरी हेयर्स का, इसे हम एड्रीनर्जिक कहते हैं। फिर आता है प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट जिसे हम प्यूबार्की के नाम से जानते हैं और बाद में इंक्रीज इन हाइट होता है। और 5th नंबर पर आता है मेनार्की यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का अपीयर होना। टैनर और मार्शल्स के अनुसार ये 5 स्टेजेस बताई गई थी प्यूबर्टल डेवलपमेंट की, इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। 1 से 7 मई एंटी मलेरिया वीक। 1 से 30 जून एंटी मलेरिया मंथ। 1 से 8 अगस्त वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग वीक, ये इंपॉर्टेंट है।
1 से 8 अगस्त के बीच हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 अगस्त से 8 सितंबर की, तो इस दौरान हम आई डोनेशन फॉरनाइट के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 15 से 21 नवंबर न्यूबॉर्न केयर वीक के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट आता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स कोल्ड चेन टेम्परेचर मेंटेनेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। कोल्ड चेन में टेम्परेचर मेंटेनेंस हेतु ILR या आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड चेन क्या है? कोल्ड चेन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें वैक्सीन्स को मैन्युफैक्चरिंग साइट से एक्चुअल साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर पर्सन को वैक्सीन्स लगाना है, उस जगह पर ले जाने का एक प्रोसेस है। कोल्ड चेन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग साइट से एक्चुअल साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। डायल थर्मामीटर इज अ कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटरिंग। डायल थर्मामीटर का इस्तेमाल कोल्ड चेन में टेम्परेचर को मॉनिटर करने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, व्हाट इज इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर क्या है? इन्फेंटोमीटर इज अ इक्विपमेंट विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। इन्फेंट्स की लंबाई मापने हेतु इन्फेंटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टेडियोमीटर का इस्तेमाल अडल्ट में हाइट को मापने हेतु किया जाता है। इंपॉर्टेंट है शाकीर टेप। शाकीर टेप का इस्तेमाल मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को मापने हेतु किया जाता है। बेसिकली ये एक मेथड है जिससे बच्चों में माल न्यूट्रिशन के स्टेटस को मेजर किया जाता है। फर्स्ट वैक्सीन इज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर एंड इट वाज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स डिजीज। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सबसे पहला वैक्सीन किसने खोजा था? तो आप कहेंगे एडवर्ड जेनर ने। और ये वैक्सीन किस रोग की रोकथाम हेतु था? तो आप कहेंगे स्मॉल पॉक्स को। स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से इरेडिकेटेड हो चुका है। स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया में इरेडिकेटेड होने वाला पहला डिजीज भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोटावायरस वैक्सीन गिवन बाय ओरल रूट 5 drops are the drops it prevents rota vaccine that is a important cause of diarrhea। बच्चों में डायरिया का बहुत बड़ा कॉज होता है रोटा वायरस, और इस रोटा वायरस से प्रिवेंट करने हेतु हम रोटा वायरस वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। इस वैक्सीन को बच्चों में ओरल रूट के द्वारा दिया जाता है और इसकी डोज होती है 5 ड्रॉप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस इज कम्युनिटी और कंट्री इज इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। किसी भी देश या समुदाय में हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर करने हेतु सबसे अच्छा इंडिकेटर हम इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट या IMR को मानते हैं। एक्सक्यूज मी। Infant mortality rate is also an important indicator to assess the overall socio-economic condition of a country। Infant mortality rate जो है किसी पर्सन के हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर करने हेतु भी आवश्यक है। साथ ही साथ किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को यदि हमें फाइंड आउट करना है कि ये देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो उसमें हम IMR को भी परखते हैं, मापते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन का इस्तेमाल डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के अगेंस्ट किया जाता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में टोटल 5 डिजीज से प्रिवेंशन मिलती है हमें। पहला है डिप्थीरिया, फिर पर्टुसिस, फिर टिटनेस, फिर हेपेटाइटिस बी और फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। रिमेंबर दिस। और इसकी जो डोज होती है 0.5 ml होती है और इसको हम इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, IM इंजेक्शन द्वारा देते हैं। क्वारंटाइन एक्ट जो है 1870 में आया था। वैक्सीनेशन एक्ट 1880 के अंदर आया था। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में आया था। मैटरनल बेनिफिट एक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आया था 1961 के अंदर। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट आया था 1969 में।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट आया था 1972 में। मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 में। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन PNDT एक्ट आया था 1994 में। जन्म से पहले बच्चे के लिंग का पता करना, इस चीज के अगेंस्ट सरकार ने कानून बनाया था और ये कानून वर्ष 1994 में बना था। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स आए थे 1998 में। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा ये आया था 2005 में, इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI एक्ट आया था 2005 में। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में शुरू किए थे, भारत ऐसा करने वाला पहला देश था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS स्कीम 1975 में आई थी। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI 1991 में लॉन्च किया गया था। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1997 में, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम या यूं कहें RCH फर्स्ट, ये आया था 1997 के अंदर। और इसके बाद आया था RCH सेकेंड प्रोग्राम जो कि वर्ष 2004 से वर्ष 2009 के बीच आया। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया। नेशनल हेल्थ मिशन इम्पॉर्टेंट है, ये 2013 के अंदर आया था। एपिडीमियोलॉजिकल ट्रायड कंप्राइजेस एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसी एपिडीमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर कौन कौन सी 3 चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं तो आप कहेंगे एपिडीमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर हम सबसे पहले एजेंट, फिर होस्ट, फिर एनवायरनमेंट को इंक्लूड करते हैं। डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज अ टाइप ऑफ टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। किसी भी पर्सन में हम डिसेबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो ऐसा प्रिवेंशन टर्शरी लेवल का प्रिवेंशन कहलाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी डिजीज़ की स्क्रीनिंग जो है वो कौन से लेवल का प्रिवेंशन है तो आप बताएंगे सेकेंडरी लेवल का। एस फॉर स्क्रीनिंग, एस फॉर सेकेंडरी, सो रिमेंबर स्क्रीनिंग इज फॉल्स इन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आंगनवाड़ी वर्कर्स आर सुपरवाइज्ड बाय मुख्य सेविका एंड ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजर। जो आपकी आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, इनको सुपरवाइज करने के लिए इनके ऊपर जो इनकी हेड होती है उसको आप मुख्य सेविका के नाम से जानते हैं और इसे आप सुपरवाइजर भी कह सकते हैं। Yersinia pestis is also known cause of plague disease। Yersinia pestis जो है प्लेग डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टिलिटी इन इंडिया इज ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज। भारत में मैटरनल मॉर्टिलिटी का मुख्य कारण ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज है और ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज में भी हम कहें तो पोस्टपार्टम हैमरेज या PPH। हेल्थ प्रमोशन प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन माना जाता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कम्स अंडर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ और ट्रीटमेंट यदि आपसे पूछा जाए कि किस लेवल का प्रिवेंशन है तो आप कहेंगे सेकेंडरी लेवल का। मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और हॉस्पिटल में जाने के बाद जो इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा पर्सन में देखने को मिलता है वो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन UTI। और यदि आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कॉज करने वाला मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है तो आप कहेंगे E. coli। E. coli बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 100 डे कफ ऑल्सो नोन एज वुपिंग कफ और पर्टुसिस। 100 डे कफ को हम वुपिंग कफ या पर्टुसिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इन डाउन सिंड्रोम अल्फा फीटोप्रोटीन इज डिक्रीज। डाउन सिंड्रोम डिजीज कंडीशन में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस इज ऑल्सो नोन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। ट्यूबरक्लोसिस यानी TB को हम बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हेपेटाइटिस B वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन। नंबर ऑफ वैक्सीन
हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है किल्ड वैक्सीन का टाइप है। नंबर ऑफ वैक्सीन वायल्स इन डे कैरियर बॉक्स, किसी डे कैरियर बॉक्स के अंदर आप कितनी वैक्सीन वायल्स ले जाएंगे, तो आपका जवाब होगा 6 to 8 वायल्स। डे कैरियर बॉक्स के अंदर हम 6 से 8 वायल्स रखेंगे। इम्पॉर्टेंट, MMR वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। वाइल्ड प्लेग ऑल्सो नोन एज ट्यूबरक्लोसिस, वाइट प्लेग के नाम से हम ट्यूबरक्लोसिस डिजीज को जानते हैं। रेबीज इज कॉज्ड बाय लाइसा वायरस टाइप 1, लाइसा वायरस टाइप 1 के द्वारा रेबीज नामक डिजीज कॉज किया जाता है और ये डिजीज कुत्तों की लार में पाया जाता है। डेंगू इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, डेंगू को हम ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इफेक्टिव स्टरलाइजिंग एजेंट इज ऑटोक्लेविंग, इसे हम स्टीम अंडर प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्टरलाइजेशन का मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है, तो आप कहेंगे ऑटोक्लेविंग, इसे आप स्टीम अंडर प्रेशर टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग के द्वारा हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, ये इसके प्रिवेंशन का बेस्ट मेथड माना जाता है। स्मॉल पॉक्स डिक्लेयर्ड इरेडिकेटेड ऑन 8 मई 1980, स्मॉल पॉक्स डिजीज़ पूरी पृथ्वी से इरेडिकेटेड होने वाला पहला डिजीज़ है और इसकी घोषणा 8 मई 1980 को की गई थी। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, फॉलिक एसिड की यदि प्रेगनेंसी के दौरान कमी हो जाए तो होने वाले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या NTD देखा जाता है। नेगरी बॉडीज़ आर रिलेटेड विथ रेबीज़ डिजीज़, जिन पर्सन्स में रेबीज़ नामक डिजीज़ है उनके शरीर में नेगरी बॉडीज़ पाई जाएंगी। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच कॉजेज ऑप्टिक न्यूराइटिस इज इथैम्ब्यूटॉल, इथैम्ब्यूटॉल एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कर सकती है। इथैम्ब्यूटॉल एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, यानी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, उसे हम बैक्टीरियोसीडल ड्रग्स कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स इज 14 to 16 डेज, चिकन पॉक्स डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 16 दिन का। लेप्टोस्पायरोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड रैट्स यूरिन, चूहे के यूरिन से लेप्टोस्पायरोसिस नामक डिजीज़ फैलता है। वाइट लेप्रोसी इज लेशमैनियासिस, सफ़ेद लेप्रोसी के नाम से हम लेशमैनियासिस डिजीज़ को जानते हैं। मोस्ट एफिशिएंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, HIV के ट्रांसमिशन का मोस्ट एफिशिएंट रूट होता है ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स। आइडल कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी बिलो 200 mg/dl, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे ब्लड में 200 mg/dl तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। एंट्रिक फीवर और टाइफाइड कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। आयुष इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ NHM, नेशनल हेल्थ मिशन में आयुष एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन एडोलेसेंट इज एंजाइटी डिसऑर्डर, इम्पॉर्टेंट है। एडोलेसेंट्स के अंदर मोस्ट कॉमन जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। अ पर्सन इज अंडरवेट इफ BMI इज लेस देन 18.5, यदि किसी पर्सन की BMI 18.5 से कम है तो आप उसे अंडरवेट कहेंगे। केस फाइंडिंग टूल ऑफ चॉइस इन RNTCP इज स्पूटम स्मीयर, जेड एंड स्टेनिंग। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में TB केसेस को फाइंड करने के लिए टेस्ट ऑफ चॉइस के रूप में स्पूटम स्मीयर को माना जाता है। डॉट्स इज अ
डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। कंबाइंड ओसीपी इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के द्वारा कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के द्वारा ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल इज इम्यूनाइजेशन। विश्व का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ टूल इम्यूनाइजेशन को माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक पॉपुलेशन 1 लाख और 100 विलेजेस। एक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक जो होता है 1 लाख की आबादी या फिर 100 गांवों पर होता है। मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन ब्रेस्ट मिल्क इज IgA। इम्यूनोग्लोबुलिन ए ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप है। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ अमंग चिल्ड्रन इज वेट। बच्चों के शरीर में चिल्ड्रन में मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ के रूप में हम वेट को मानते हैं। वेट ऑफ न्यूबॉर्न ट्रिपल्स इन 1 ईयर। नवजात शिशु में जन्म के समय जो वजन था वो 1 साल की उम्र में लगभग 3 गुना हो जाता है। मान लीजिए जन्म के समय बेबी का जो वेट था वो 3 kg था, 1 साल की एज पर ये 9 kg अप्रॉक्स हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द IQ, इंटेलिजेंस क्वेशेंट। IQ स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस क्वेशेंट। IQ को ज्ञात करने के लिए हम मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज और फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूला की सहायता से आप किसी भी पर्सन का IQ लेवल ज्ञात कर सकते हैं। यदि पर्सन का IQ लेवल 70 से कम है, बिलो 70 है, तो इसे आप मेंटली रिटार्डेड पर्सन की कैटेगरी में रखेंगे और हमारा जो नॉर्मल इंटेलिजेंस क्वेशेंट या IQ लेवल होता है वो माना जाता है 90 से 1 से 9। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स डिजीज इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। मम्प्स डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट पॉइंट, CPHC stands for Comprehensive Primary Health Care Service. Exclusive breastfeeding is recommended up to 6 months of age. बच्चों को केवल माँ का दूध पिलाना ये 6 महीने तक ही रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद बच्चों को दूसरे सब्सटेंस दिए जाने लगते हैं। डेंगू इज़ ड्यू टू डेंगू वायरस और फ्लेवी वायरस। डेंगू डिजीज़ डेंगू वायरस या फ्लेवी वायरस के कारण होता है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। कलर कोडिंग फॉर डेथ पर्सन्स इन ट्राइएज ब्लैक कलर। ट्राइएज कॉन्सेप्ट के अनुसार ब्लैक कलर में हम डेथ पर्सन्स को रखेंगे। कलर कोडेड पर्सन्स गिवन फर्स्ट रेफरल इन डिजास्टर ट्राइएज रेड। रेड कलर ट्राइएज के अंदर या रेड कलर कोडिंग के अंदर आने वाले पर्सन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। नंबर ऑफ कलर्स इन ट्राइएज 4। ट्राइएज सिस्टम में टोटल 4 कलर होते हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू रेड कलर इन ट्राइएज। लीस्ट प्रायोरिटी कलर इज ब्लैक कलर। सिकनेस बेनिफिट अंडर ESI एक्ट 1948 91 डेज। किसी भी एम्प्लॉय को ESI एक्ट 1948 के अनुसार 91 दिनों का सिकनेस बेनिफिट मिलता है। Bagasosis occurs with exposure to bagaceous sugarcane fibers। यदि कोई पर्सन लंबे समय से शुगर कैन डस्ट के संपर्क में है तो उसे बैगाएसोसिस नामक डिजीज हो सकता है। एक्सपोजर टू कॉटन डस्ट कॉजेज बाइसिनोसिस। कॉटन डस्ट के संपर्क में आने से बाइसिनोसिस नामक ऑक्यूपेशनल डिजीज हो सकता है। बाइसिनोसिस को हम मंडे फीवर या मंडे सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट कॉमन हैवी मेटल पॉइजनिंग इन द वर्ल्ड इज लेड पॉइजनिंग। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला
हैवी मेटल पॉइजनिंग है लेड पॉइजनिंग। इबोला डिजीज इज ड्यू टू इबोला वायरस। प्रोटीन डेफिशिएंसी कैन कॉज क्वाशियोर्कर डिजीज इन चिल्ड्रन एंड मेरास्मस डिजीज रिलेटेड विद द एनर्जी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। आइए इसे समझ लेते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये बच्चों में पाए जाने वाली डिजीज़ कंडीशन है। इसमें यदि बच्चों को प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो उनमें क्वाशियोर्कर डिजीज़ होगा, और यदि एनर्जी की कमी हो रही है तो उनमें मेरास्मस डिजीज़ होगा। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर और एनर्जी की कमी से मेरास्मस डिजीज़ होते हैं बच्चों में। नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्रैवी डिजीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्क्रैवी नामक डिजीज होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है लाइक नींबू, आंवला। बेरी डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। B1 इज ऑल्सो नोन एज थायमीन। बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होने वाला डिजीज है, और विटामिन B1 को हम थायमीन के नाम से भी जानते हैं। Byssinosis is caused by cotton fiber dust. Anthracosis is caused by exposure to coal dust. कोल डस्ट में एक्सपोजर होने से, कोल डस्ट के संपर्क में लंबे समय तक रहने से एंथ्रेकोसिस नामक डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन इंडियन पॉपुलेशन इज ब्लड ग्रुप O। भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप टाइप है O। 1 PSC is for a population of 30,000 in plain। 30,000 की आबादी पर एक PSC होता है मैदानी इलाकों में, प्लेन एरियाज में। फादर ऑफ मॉडर्न एपिडीमियोलॉजी इज जॉन शॉ। इम्पॉर्टेंट है, मॉडर्न एपिडीमियोलॉजी का फादर किसे मानते हैं? जॉन शॉ को। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्टिलिटी इन इंडिया इज प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट बेबीज। भारत में मोस्ट कॉमन कॉज नियोनेटल मॉर्टिलिटी का है लो बर्थ वेट बेबीज और प्री मैच्योरिटी। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसे आप पूछा जा सकता है। टिटनस डिजीज इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनस डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूबेला। रूबेला इज अ जर्मन वीजल्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज 3 days measles। मल्टीपर्पज वर्कर इज लोकेटेड एट सब सेंटर। मल्टीपर्पज वर्कर्स को सब सेंटर्स पर अपॉइंट किया जाता है। 1 अर्बन PSC इज फॉर पॉपुलेशन 50,000। एक अर्बन PSC 50,000 की आबादी पर होती है। एक PSC ट्राइबल एरिया में 20,000 की आबादी पर होती है। ऐसे पहाड़ी क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्रों में PSC 20,000 की आबादी पर खोली जाती है। किट भी सब सेंटर्स पर पाया जाता है। किसी भी फीमेल में नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में यूट्रस का वजन 60 ग्राम होता है। क्वारंटाइन वॉज फर्स्ट यूज्ड फॉर प्लेग डिजीज। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे आप। सबसे पहले क्वारंटाइन किस डिजीज के अगेंस्ट यूज किया गया था? तो आप कहिएगा प्लेग डिजीज के अगेंस्ट। प्लेग डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है यार्सेनिया पेस्टिस। ये चूहों के पंजों में पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मीजल्स डिजीज इज कॉज्ड बाय पैरामिक्सो वायरस एंड इट इज अ RNA वायरस। मीजल्स डिजीज पैरामिक्सो वायरस के कारण होने वाला डिजीज है और ये RNA वायरस है। वेट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप्रोक्सीमेटली 900 ग्राम्स। एट टर्म प्रेगनेंसी पर यूट्रस का वजन 900 ग्राम के आसपास होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़रूर शेयर करें। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल FNP। नेक्स्ट पॉइंट इज हॉस्पिस केयर मेथड इज यूज्ड फॉर ओल्ड एंड टर्मिनली इल पेशेंट। हॉस्पिस केयर मेथड टर्मिनली इल पेशेंट्स और ओल्ड एज पेशेंट की केयर के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला मेथड है। मिनिमम नंबर ऑफ बेड एट CHC में मुख्य रूप से
मिनिमम 30 बेड्स पाए जाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर मिनिमम 30 बेड्स पाए जाते हैं। अ सब सेंटर इज़ अ बैकवर्ड एरिया 3000 पॉपुलेशन। 3000 की आबादी में बैकवर्ड एरिया में एक सब सेंटर ओपन किया जाता है। पॉपुलेशन कवर्ड बाय पीएससी इन ट्राइबल एरियाज 20,000। ट्राइबल जनजातीय क्षेत्रों में 20,000 की आबादी पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएससी खोला जाता है। फर्स्ट रेफरल लेवल इज सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर। फर्स्ट रेफरल लेयर इज सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर। याद रखिएगा, रेफरल का फर्स्ट रेफरल लेवल जो है सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर आर पोस्टेड अपॉन 5,000 पॉपुलेशन, और वी कैन सिंपली से they are appointed on sub centers. Total population covered by CSC is 80,000 to 1,20,000. प्लेन एरियाज में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 80,000 से 1,20,000 की आबादी के बीच जनसंख्या होने पर खोला जाता है। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर। चिकन पॉक्स जो है वेरिसेला जोस्टर के द्वारा होने वाला डिजीज है। बुल नेक अपीयरेंस इज सीन इन डिप्थीरिया डिजीज। डिप्थीरिया डिजीज में बुल नेक अपीयरेंस देखने को मिलती है। एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर इज डन आफ्टर 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू डायग्नोज कंडीशंस लाइक डाउन सिंड्रोम एंड ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर 15 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद परफॉर्म किया जाता है, और इस टेस्ट के द्वारा हम डाउन सिंड्रोम और ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को पता कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, amniocentesis is not done in the first trimester of pregnancy because of the low level of amniotic fluid. amniocentesis प्रोसीजर को हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बहुत कम होती है, और जब हम निडल इंजेक्ट करते हैं फ्लूइड को निकालने के लिए तब बेबी को डैमेज तक हो सकता है। सो वी आर avoiding the amniocentesis procedure in first trimester. One health assistant male or female posted for population 30,000. एक मेल या फीमेल हेल्थ असिस्टेंट 30,000 की आबादी पर पोस्टेड होता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर्स अ पॉपुलेशन ऑफ 80,000 to 1,20,000. One village health guide for population 1,000. विलेज हेल्थ गाइड VHG 1,000 की आबादी पर अपॉइंटेड रहता है। वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड एट सब सेंटर फॉर 1 डे। सब सेंटर पर आप एक दिन के लिए वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। स्वाइन फ्लू इज ड्यू टू इन्फ्लुएंजा अ वायरस और H1N1 के द्वारा स्वाइन फ्लू होता है, फैलता है। टर्म वैक्सीनेशन गिवन बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने पहला वैक्सीन बनाया था। इन्होंने टर्म भी वैक्सीनेशन सबसे पहले इस्तेमाल की थी। विलेज हेल्थ गाइड एंड आशा वर्कर्स अंडर ICDS स्कीम। ICDS स्कीम के अंतर्गत आशा और विलेज हेल्थ गाइड को अपॉइंट किया जाता है, रखा जाता है। BCG vaccine given at birth, dose 0.05 ml by intradermal route. It prevents from tuberculosis. BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेटी गुवेरिन। इस वैक्सीन का इस्तेमाल टीबी से बचाव हेतु किया जाता है, और इसकी जो डोज होती है 0.05 ml होती है। एट बर्थ ये दिया जाता है। लेफ्ट डेल्टॉइड मसल के अंदर इसे लगाया जाता है, और आपके लेफ्ट हैंड पर जो व्हील शेप्ड चकता जो कह सकते हैं मार्क जो मिलेगा वो BCG वैक्सीन के कारण ही होता है। इन इंडिया अंडर नॉर्म्स डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो 1 डॉक्टर पर 1,000 पॉपुलेशन। भारत में नॉर्म्स के अनुसार प्रति 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। इन हिली एरियाज PHC सेंटर्स पॉपुलेशन 20,000। पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 की आबादी पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस और ऑर्थोमिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस या ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण हो सकता है।
ब्लैक द टर्म इज यूज्ड फॉर प्लेग डिजीज। प्लेग डिजीज को हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन इज इंक्रीज्ड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अल्फा फीटोप्रोटीन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन में इसका लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है। अ ट्रेन डाई फॉर पॉपुलेशन ऑफ 1000। एक ट्रेन दाई जो होती है 1000 की आबादी पर अपॉइंट की जाती है। फर्स्ट रेफरल लेवल इन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया इज सेकेंडरी लेवल। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रेफरल लेवल इन हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया इज सेकेंडरी लेवल। रिमेंबर दिस। पॉपुलेशन नॉर्म्स फॉर CHC in difficult areas 1,20,000. One village health guide 1000 population. Population covered by PHC 30,000. Multi-purpose workers cover population in plain areas 5,000. Training period of आंगनवाड़ी वर्कर्स 4 months. आंगनवाड़ी वर्कर्स का ट्रेनिंग पीरियड 4 महीने का होता है। भोर कमेटी 1946 में आई थी और इन्होंने 3 मिलियन प्लान और सोशल फिजिशियंस को रिकमेंड किया था। भोर कमेटी ने कहा था कि 3 मिलियन प्लान और सोशल फिजिशियन को इम्प्लीमेंट करवाइए। मल्टीपर्पस वर्कर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय करतार सिंह कमेटी। मल्टीपर्पस वर्कर का जो कॉन्सेप्ट था वो करतार सिंह कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया था। वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इम्यून सप्रेशन ऑल लाइव वैक्सीन। ऐसे पर्सन्स जिनमें इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, तो ऐसे पर्सन में आप कभी भी कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। टेम्परेचर बिलो 36.5 to 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट इन न्यूबॉर्न इज कंसीडर्ड। और हाइपोथर्मिया, यदि किसी न्यूबॉर्न बेबी का शरीर का तापमान 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 97.7 डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट से कम हो जाए तो इस कंडीशन को आप हाइपोथर्मिया कहेंगे। मंगोलियन स्पॉट्स ड्यू टू ब्लू पैचेस ऑन बटक्स एंड सैक्रल एरिया डिसअपियर इन 6 months to 1 year ऑफ एज। जो मंगोलियन स्पॉट्स होते हैं वो बच्चे के बटक्स एरिया में ब्लू कलर के पैचेस के रूप में पाए जाते हैं और वो 6 महीने से 1 साल की उम्र तक डिसअपियर हो जाते हैं। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर्स आफ्टर 24 आवर्स। जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो 24 घंटे में अपीयर होता है। जन्म के 24 घंटे के भीतर ही यदि बच्चों में जॉन्डिस आ जाए तो उसे हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस के ट्रीटमेंट हेतु बच्चों को फोटोथेरेपी दी जाती है। ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 420 to 600 mm इज यूज्ड। फोटोथेरेपी के दौरान हम ब्लू ग्रीन लाइट का इस्तेमाल करते हैं जिनका वेवलेंथ 420 से 600 nm होना चाहिए। ये लाइट क्या करती है, बिलीरुबिन को वाटर सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। फोटोथेरेपी में हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइट बच्चे के शरीर में मौजूद बिलीरुबिन को वाटर सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और फोटोथेरेपी के दौरान जो लाइट सोर्स है उससे बेबी मिनिमम 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होना चाहिए। बच्चे को फोटोथेरेपी के दौरान आई शील्ड पहनानी चाहिए और जेनाइटल शील्ड पहनानी चाहिए। सिंपली कहें तो फोटोथेरेपी के दौरान बच्चे की आंखें और जेनाइटल पार्ट्स के डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से उसके आईज और जेनाइटल पार्ट को कवर करके रखना चाहिए और उसके अलावा कंप्लीट बॉडी लाइट में एक्सपोजर रहनी चाहिए फॉर इफेक्टिव फोटोथेरेपी। चेक बिलीरुबिन लेवल आफ्टर 12 आवर्स। टेम्परेचर एवरी 2 आवर्स। बेस्ट फीडिंग 2 आवर्स। वेट वंस डेली। जिन बच्चों में पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, फोटोथेरेपी दी जा रही है, तो उन बच्चों में बिलीरुबिन लेवल प्रति 12 घंटे चेक करना चाहिए। उनके शरीर का तापमान हर 2 घंटे से देखें। बच्चे को हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड करवाएं और उसका वजन दिन में एक बार जरूर चेक करें। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज कॉलेरा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा। इस क्वेश्चन के इस एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कॉलेरा डिजीज को। गोबी ऑफ यूनिसेफ कंटेन्स ग्रोथ चार्ट, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 6 किलर डिजीज। यदि आपसे पूछा जाए कि गोबी यूनिसेफ का जो गोबी वर्ड है उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो आप बताएंगे जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ चार्ट और ग्रोथ मॉनिटरिंग, O stands for oral rehydration, B stands for breastfeeding, and I stands for immunization against 6 killer diseases. Now let's talk about the next point. Baby born before 37 weeks of gestation known as preterm baby. Baby born between 42 weeks of gestation known as postterm baby. जिन बच्चों का जन्म 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी के पहले हुआ है वो प्रीटर्म कहलाएंगे। जिन बच्चों का जन्म 42 वीक की प्रेगनेंसी के बाद होता है पोस्टर्म कहलाते हैं। और जो नॉर्मल बेबीज़ हैं, नॉर्मल डिलीवरी हैं, ऐसे बेबीज़ होते हैं जो कि 37 से 42 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान बर्थ लेते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट दिस वीडियो। आई होप MPCHO में आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को आप तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने टेलीग्राम चैनल पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स पोस्ट किए हैं। आप चाहें तो वहां जाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।